जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं, जो विषय लेके आए हैं, वो है कोरोना महामारी यानी कोविड-19। दोस्तों, आज हम ये बताने वाले हैं कि कोविड-19 की खोज कब हुई थी और ये कहाँ से कैसे कैसे प्रचलित हुआ, कैसे फेमस हुआ, कैसे ये फैलता चला गया, कैसे ये महामारी बनी। दोस्तों, उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा क्यों हम इसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं, हमें पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इसको भूलिए मत प्लीज़ कि ये भी प्रश्न आने वाले हैं, ये प्रश्न आएगा ज़रूर। क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी जिससे हर इंसान त्रस्त है, हर इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है, हमें मास्क लगा के चलना पड़ रहा है। हमें पहले प्रदूषण का फिक्र रहता था, लेकिन अब उसको तो उसकी कोई चिंता ही नहीं लोगों को। सबसे बड़ी महामारी जो फैली है, पहले इसको हम बीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चल के कुछ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि यानी इस महामारी को जानने के लिए, इस महामारी को परखने के लिए और इस महामारी के कंपटीशन को बीट करने के लिए, कंपटीशन निकालने के लिए हमको इसके बारे में विधिवत जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि एग्जाम कहीं से भी पूछ सकता है। करंट अफेयर के तौर पे इसमें से 1 या 2 या 3 प्रश्न जरूर आने हैं। आप देखते रहिएगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पीसीएस का हो या एनटीपीसी का हो, बीएचयू बीएड का हो और कहा जाए एनटीपीसी का हो, लेखपाल का हो या सीटेट यूपी टेट नेट का हो। इसलिए कहा जा रहा है कि आप इसके बारे में ज़रूर जानते रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या, यानी कोरोना वायरस ये क्या है। बात करते हैं। वायरस जनित जूनोटिक बीमारी है। यानी क्या है ये? वायरस जनित यानी वायरस बीमारी है। ये बीमारी तो है, लेकिन कैसी कैसी बीमारी? जीवाणु या विषाणु कौन सा है? यानी विषाणु बीमारी है, यानी वायरस की बीमारी है। अब लिखा है जूनोटिक। तो जूनोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जूनोटिक का मतलब होता है जंतुओं से मनुष्यों में संचरित होने वाली बीमारी। जंतुओं से बीमारी निकलती है, मनुष्यों में जाने वाली बीमारी है, यानी इसको कहा जा रहा है जूनोटिक बीमारी। ठीक है, जो वर्तमान में वैश्विक महामारी बन चुकी है। यानी जूनोटिक बीमारी जो है ये वर्तमान में वैश्विक महामारी बन चुकी है। इस बीमारी का संबंध कोरोना वायरस नामक वायरस परिवार से, यानी इस बीमारी का जो संबंध है वो कोरोना वायरस नामक वायरस के परिवार से। कहने का इन द सेंस ये है कि वायरस है, लेकिन परिवार कौन सा है? कोरोना परिवार है। इस वजह से इसका नाम कोरोना वायरस नाम पड़ा। सामान्य तौर पर यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग है। जैसे मैंने जूनोटिक बीमारी के बारे में बताया, वही यहाँ पर भी है। जैसे वो जानवर कौन से, जैसे ऊँट हो गया, मवेशी हो गया, चमगादड़ हो गया, इन सब में ये ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। कोरोना वायरस की पहली बार पहचान 1960 के दशक में, 1960 के दशक के मध्य में किया गया था। 1960 के दशक के मध्य का मतलब 1960 और 70 के बीच में पहली बार पहचान किया गया था, नाम दे दिया गया था। ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर को इसका नाम पड़ा। कोरोना वायरस इसका नाम पहले ही से पड़ा हुआ था, ये बात समझिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी उत्पत्ति अभी हाल में जो उत्पत्ति हुई, जिससे हम लोग ग्रसित हैं, जिससे हम लोग पीड़ित हैं इससे, यानी जितने लोग भी यहाँ ग्रसित हैं, पूरा देश हाहाकार मचा रहा है, ये इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो दोस्तों, डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को पहली बार जो पहला पेशेंट मिला था वो मिला था वुहान शहर में, और वहीं से उत्पत्ति हुई है इस महामारी की। यानी कहाँ से? चाइना के वुहान में, चाइना के वुहान। इसको इंग्लिश में भी लिखना था WUHAN, वुहान लिख सकते हैं, और वैसे भी वुहान लिख दिया है। अब याद रखिएगा इसको। उसके बाद प्रारंभ में इस बीमारी की पहचान निमोनिया के रूप में की गई थी। यानी जब पहली बार ये बीमारी को पहचाना गया तो निमोनिया सोचा गया कि ये निमोनिया था, इसी वजह से घातक बीमारी हुई और ये लोग मर गए। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। कोविड-19 यानी 9 जनवरी 2020 को शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के रूप में इसकी पहचान की। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नोवेल कोरोना 2019 नाम दिएगा। यानी कोविड-19 या कोविड-19 नाम दिया गया इसको। पहले नोवेल कोरोना वायरस 2019 इसको नाम दिया गया। किसने दिया? WHO ने। ये बात हमेशा याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पूछ भी सकता है कौन नाम दे रहा है? WHO। ऐसा नहीं कि चीन ने नाम दिया, भारत ने दिया, कोई नहीं, अमेरिका ने दिया, इटली ने दिया, फ्रांस ने दिया, जापान ने दिया, किसी ने यह नाम नहीं दिया। कौन दिया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। आप लोग एग्जाम, कंपटीटर एग्जाम को देने वाले हैं, बीट कराने वाले हैं, तो आप लोग जानते हैं कि प्रश्न कहीं से पूछ सकता है, और वहीं से पूछता है जहां से हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। प्रश्न वहीं से पूछता है जहां से हम लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल प्रश्न नहीं करेगा कि कहां से स्टार्ट हुआ था 31 दिसंबर 2019। आप याद तो कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहीं से दे देगा। वो ऐसी जगह से दे देगा जहां से आपकी उम्मीदें नहीं बनती, जहां से आप उम्मीद करना छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं। 11 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस जनित इस बीमारी का नाम कोविड-19 दिया। कोविड-19 नाम रखा। अब कोविड-19 का मतलब क्या होता है? यानी डेट याद रखिएगा,
11 जनवरी 2020 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी बीमारियां होती है, जो वैश्विक बीमारियां होती है, उनमें कौन हस्तक्षेप करता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और ये काम ये करता है कि जितने भी ऐसे देश हैं जो इससे उबर नहीं पाते उनको कुछ मुहैया कराता है, क्या? डॉलर मुहैया या पैसा मुहैया कराता है, जिससे वो अपनी वो आर्थिक स्थिति मजबूत मतलब मैनेज कर सकें, और जो स्वास्थ्य लेवल पर होता है वो स्वास्थ्य लेवल की देखभाल करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, विश्व में कोई भी देश हो। अब बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा 11 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस जनित इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा। कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, ये नाम रखा गया। किसने रखा? WHO ने। कब रखा? 11 जनवरी 2020 को। ये याद रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, 30 जनवरी 2020 को WHO, यहाँ पर हमने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखना था वो हमने लिख दिया WHO शॉर्टकट में। अब बात समझिएगा, WHO ने कोविड-19 बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया। यानी कब अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में इसे घोषित किया इस बीमारी को? तो डेट याद रखिएगा, 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में इसे घोषित किया। क्यों किया? क्योंकि यह जो पूरे विश्व में लगभग धीरे धीरे फैल रहा था। कब फैल रहा था? 30 जनवरी के पहले से शुरू हो गया था, लेकिन आपातकाल घोषित किया गया था इसको कब? 30 जनवरी 2020 को। किसने किया था, घोषित किया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आगे देखिएगा, 11 मार्च 2020 को WHO ने इस बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया। पेंडेमिक वर्ड याद रखिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे। वैसे पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में, यानी वैश्विक महामारी को हम पेंडेमिक कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए 11 मार्च को याद रखिएगा, पेंडेमिक कब घोषित किया, यानी महामारी कब घोषित किया उसको? 11 मार्च 2020 को। दोस्तों 11 मार्च 2020 वाला डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये एक महामारी ऐसी है जो पूरे विश्व में फैल रही है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। ये बीमारी जब किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या क्या बीमारी हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप देखिए, कोविड-19 बीमारी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, निमोनिया के लक्षण भी हो सकते हैं। इससे अगर है तो ये आप ये सोच लीजिएगा कि आप खतरे में हैं, लेकिन उसके बाद इलाज होता है उसका। आगे गुर्दे का कार्य न करना। दोस्तों गुर्दे का कार्य भी नहीं करता, इसमें धीरे धीरे वो काम करने लगता है, यानी जो ब्लड का प्रेशर करने के बाद वो पंप करता है, वो काम धीरे धीरे करने लगता है। बुखार, आजकल जो थर्मल स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, वो मापते हैं कि कितना इनका टेम्परेचर है। जहाँ देखते हैं बॉडी के अगेंस्ट टेम्परेचर जा रहा है तो तुरंत बोल देते हैं आप जाके चेक कराइए, ठीक है ना। वो बुखार हो गया। कफ, खांसी आना, यानी खांसी कौन सी आती है? खांसी आने लगता है तो लोगों को ये समझ में आ जाता है खांसी बुखार ये जब हो शुरू होगा ना तो फर्स्ट स्टेज यही होगा बुखार, उसके बाद फिर खांसी शुरू हो जाएगा, फिर सांस लेने में तकलीफ होगा, गुर्दे का काम न करना। और जब लास्ट स्टेज क्या होता है, लास्ट स्टेज होता है कि सांस लेने में तकलीफ। कफ तो निकलेगा, कफ निकलेगा, खांसी भी होगा, लेकिन लास्ट स्टेज जो होगा वो सांस लेने में तकलीफ जब बढ़ेगी तो याद रखिएगा कि फिर वो जो जल्दी ठीक होने वाली नहीं बीमारी है, फिर वो धीरे धीरे इंसान को मरण संज्ञा पे लेके चला जाता है। तो दोस्तों इन सभी लक्षणों में अगर कोई लक्षण आपको दिखता है या किसी में भी दिखता है तो प्लीज़ उससे कहिए कि आप जाके पहले कोविड-19 का चेक कराएं, क्योंकि दोस्तों ज़रा सी लापरवाही में अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो वो एक इंसान चला जाएगा दुनिया से। और दोस्तों इससे बचने के लिए डॉक्टरों का जो सलाह होता है वो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़ जो डॉक्टरों ने बताया वो क्या है कि पहली बात तो गर्म पानी का सेवन सबको कराएं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। और ये जहाँ तक फैल रहा है वो ओल्ड और बच्चे यानी बच्चों में और ओल्ड पर्सन में जो लगभग 45-50 साल के ऊपर हैं, 60 साल के ऊपर, उनमें ज़्यादा हो चुकी है। उनमें जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम इन द सेंस क्या होता है, यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता शरीर के अंदर होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो वो क्या करता है, उनको बीट ज़्यादा करता है जिनके कमज़ोर हो जाती है इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एंडेमिक क्या है। अब बात समझिएगा, एंडेमिक का वैसे हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है स्थानिक। स्थानिक मतलब एक ही स्थान पर। देखिएगा एंडेमिक का मतलब है कि जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान का मतलब होता है यानी कि ऐसा रोग जो 10-15 लोगों में है, परिवार में है या फिर पूरे एरिया में है, लेकिन वह वहीं पर विद्यमान रहता है, उसी में रहता है, उसी में एक स्टेज के बाद वो खत्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे। यानी जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक कहते हैं।
फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, एक ऐसा रोग जो किसी विशेष क्षेत्र और किसी जनसंख्या में रहता है, उसके बाद वहीं पर रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक बोलेंगे। ENDEMIC, एंडेमिक। एपिडेमिक, दोस्तों एपिडेमिक क्या है? जब कोई रोग किसी निश्चित जनसंख्या से बड़ी जनसंख्या में तेजी से फैलता है। ध्यान रखिएगा एपिडेमिक और पैंडेमिक में। तो एपिडेमिक क्या हो रहा है? जब कोई रोग किसी निश्चित जनसंख्या से, यानी निश्चित जनसंख्या से फैलते फैलते वो क्या हो गया? थोड़ा ब्रॉड एरिया में चला गया, फैलता चला जा रहा, उसे हम क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। उसे हम क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। अब बात करते हैं जो सबसे लास्ट स्टेज आता है वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? जब कोई रोग विश्व के वृहद क्षेत्रों में विस्तृत होता है, यानी फैलता है, तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक किसे कहा जाता है दोस्तों? यानी एक ऐसा रोग जो विश्व लेवल पर, अभी तो हम स्थानीय तरीके से बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन ऐसा रोग जो विश्व लेवल पर पूरे विश्व में फैलता चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक बोलते हैं। यानी कौन सा रोग? वह रोग जो वायरस हो और पूरे विश्व में फैलता चला जाता है, उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। अब दोस्तों एक नोट याद रखिएगा, इस बीमारी से मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़ा। ये होता क्या है ना, जब भी किसी की, जैसे अगर मैंने किसी को छुआ तो क्या करेगा? हम किसी अपने त्वचा को छुएंगे या नाक को छुएंगे, आँख को छुएंगे, तो वहीं से वो क्या करता है? मुंह को छुएंगे, वहीं से वो इंटर करना शुरू करता है। 2 से 3 दिन के अंदर बताया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि यहाँ पर वो प्रवेश किया रहता है। इसी वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि काढ़ा पीजिए या गर्म पानी पीजिए या सिट्रस अम्लीय जो चीज़ें होते हैं, मतलब जो नींबू खट्टा वाली चीज़ें होती है, उसको ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए। वैसे नींबू बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसको भी पिया कीजिए। और यानी कि गर्म चीज़ों का सेवन करने से वो क्या होता है? धीरे धीरे वो डीएक्टिवेट होकर पेट के अंदर जाएगा, पेट के अंदर के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। तो यानी गर्म पानी का सेवन ज़रूर कीजिए इस कोरोना वायरस में। तो ये फेफड़ा प्रभावित होता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुकने लगता है। दोस्तों जब ये जाता है ना, तो फेफड़े के अंदर क्या करता है? उसको मतलब वो पकड़ता है। पकड़ने के इन सेंस क्या होता है कि वो उसको फैलने, फूलने और पचकने नहीं देता है। तो यानी वो, इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है कि इंसान बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, यानी सांस लेने की कोशिश करेगा, छोड़ेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, छोड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग कोशिश करें तो कम से कम 30 से 40 सेकंड तक हम सांस रोक सकते हैं। मतलब अगर इस तरीके से रोकेंगे तो कम से कम 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड, बहुत से लोग 1 मिनट तक सांसों को रोक सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये कोरोना वायरस के लक्षण होंगे वो सांस रोक नहीं सकते, मुश्किल से 5-4 सेकंड भी नहीं रोक सकते हैं। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लें और जितना हो सके गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें। ठीक है। परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर मामलों में मरीज की मृत्यु हो सकती है। अब होता क्या है, यही जब हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग उस पर इलाज नहीं कराएंगे, तो क्या करेगा? ये धीरे धीरे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करके और फेफड़े को बिल्कुल ये काम नहीं करने देगा। धीरे धीरे वो फेफड़ा काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा। जब ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा तो हमारे शरीर क्या करेगा? प्राण त्याग देगा। प्राण त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ इसको आप नोट करिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये कोरोना वायरस से आने वाले एग्जाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग अभी से तैयार रहिएगा। आप लोग का ये शिकायत रहता है कि हम स्क्रीनशॉट नहीं लेने का मौका देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब इसके आगे देखा जाता है, यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो समझा अब उसके आगे जरा समझते जाइएगा। इसके बचाव की क्या उपाय हो सकते हैं, यानी क्या बचाव, कैसे बचाव किया जा सकता है। तो बचाव के लिए यानी इस बीमारी से बचने का मूल मंत्र सतर्कता है। सबसे बड़ी बात, सतर्कता का मतलब क्या है? कहने के अंदर सेंस ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको टच कर रहा, तो ये भी एक समझ लिए कि एक बीमारी के घर है इस समय जो कोरोना महामारी जो चल रहा है। इसका मतलब है कि आपको छूने भी ना पाए, या आप सामान लेने जा रहे हैं तो वो सामान लाने के बाद आप क्या करेंगे? उसको पहले गर्म पानी से धुलिए या कुछ देर तक उसको रखिए, कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा रखने के बाद फिर उसको यूज़ करिए। तो कहने का सतर्कता का मतलब भी यही होता है कि आप सतर्क रहिए, और आप कहीं जा रहे, कोई छींक रहा तो आप उसको वहाँ से हट जाइए, तुरंत हटिए, या उससे कहिए कि प्लीज़ रुमाल लगा लो, कुछ लगा लो, थोड़ा दूरी बनाए रखिए। कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो किसी को, अगर बाइक से जा रहे हैं तो किसी को कोई लिफ्ट मांगा तो लिफ्ट मत दीजिए, अगर आपको भरोसा है तब,
या आप जानते हो कि हाँ इसको कोरोना बीमारी नहीं होगा तब। इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से अवेयर रहिए और सतर्क रहिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो सतर्कता, चाहे जिस रूप में है, या खाना खाते समय, या कहीं खाना खा रहे हैं, या कहीं चाट खा रहे हैं, या कहीं कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं, मार्केट में जाकर चाय भी पी रहे हैं, तो वो भी सतर्क रहिए कि यहाँ पर कोरोना के वायरस का प्रकोप नहीं होगा, तब आप पीजिएगा। वरना आप ज़रा से चाय के चक्कर में, ज़रा से चाट के चक्कर में आप लोग फिर कोरोना ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला मंत्र था। आगे, अपने हाथों को निरंतर साबुन या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से धोते रहना चाहिए। हाथों को अपने, यानी बाहर से कभी जब भी आइए पहले हाथों को धुलिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मान ली कोई सामान लेकर आ रहे हैं, वो रख दे रहे हैं और ऐसे चले आए, फिर हम क्या करेंगे, अपना चेहरा साफ हाथ से पोंछ लेते हैं, या नाक को टच कर लेंगे, या मुंह को टच कर लेंगे, आंख को टच कर लेंगे, तो क्या होगा, वो धीरे से हमारे गले में जाकर ये वायरस जो है जाकर बैठ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे बचाव के लिए हमें क्या करना होगा, पहले खूब अच्छी तरीके से कम 1 मिनट तक या 50 सेकंड 40 सेकंड तक अपने हाथ को साबुन से धुलते रहिए। नहीं साबुन है, या साबुन तो होगा ही होगा, सैनिटाइजर अगर नहीं है तो सैनिटाइजर एक बार लेके पूरी तरह अच्छी तरीके से यहाँ तक पूरा उसको साफ कर लीजिए हाथ को। नहीं है तो फिर साबुन का उपयोग करिए, वैसे साबुन बेहतर है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना। सामाजिक दूरी का मतलब क्या होता है, यानी समाज से दूरी बनाए रखना। अगर कोई आपके घर पे आ रहा है तो उसको मना करिए कि नहीं भैया अभी मत आओ, मेरे यहाँ अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से अगर मेरे यहाँ आओगे तो हो सकता है कि मुझे हुआ हो, आपको ना हो जाए। इसको ऐसे कहिए। अगर आप ये कहेंगे यार कहीं ऐसा ना तुम कोरोना ग्रसित हो और हमको बीमार कर दो, ये कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। सीधा कहोगे यार देखो भरोसा नहीं कि हो सकता मुझे तुम्हारे हो जाए, ऐसे कहेंगे तो समाज में आपका वो भी बना रहेगा और सामाजिक दूरी बनी रहेगी। और आप कहीं जाने से भी बचिए। शादी विवाह हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, तो उसमें बहुत रेयर केस में जाइए, बहुत अर्जेंट तब जाइए, वरना मत जाइए। ज़िंदगी रहेगी तो शादी ब्याह बहुत अटेंड, बहुत पार्टी किया जाएगा, एंजॉय भी किया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ सामाजिक दूरी इसी को कहते हैं, यानी समाज से थोड़ा दूरी बना के रखिए। जब महामारी का प्रकोप खत्म हो जाएगा, जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषित कर देंगे कि हमारे देश से ये महामारी खत्म हो चुकी है, उसके बाद आप जैसे थे वैसे ही स्वतंत्र रहिए। आगे बात करते हैं, अपने चेहरे का मास्क, अपने चेहरे को मास्क या रुमाल से ढके रहना चाहिए। अपने चेहरे को, इसका मतलब घर में अगर हैं तो आप मास्क का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में हम 4 परिवार हैं और चारों हम लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो आप मत लगाइए। लेकिन जैसे ही बाहर निकल रहे मास्क लगाइए। मास्क लगाने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये हवा, मान लिया अगर कोई छींका और उसका एयर फैलता चला गया, एयर के रूप में उसकी बूंदें जो होते हैं फैलती चली गई और कहीं आपके नाक में या मुंह में चला गया, तो वो एक वही वायरस वो फैलते फैलते एक्टिव होते होते बड़ा वायरस बन के, ढेर सारा वायरस बन के आपको वो कर देगा, एक्टिव कर देगा, यानी डीएक्टिवेट कर देगा आपके लंग्स को। ठीक है। दूसरे लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखना। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो कम से कम 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर, ये मिनिमम रेंज बताया जा रहा है कि 1 मीटर कम से कम दूरी बनाए रखिए। हो सके तो और ज़्यादा दूरी बनाकर बात कीजिए उससे। वो सामाजिक दूरी का मतलब होता है समाज से दूरी बनाए रखिए। यहाँ 1 मीटर की दूरी का मतलब अगर किसी मजबूरी में किसी से बात करना पड़ रहा है तो आप उससे 1 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखिए, कम से कम, वरना 2 मीटर 2.5 मीटर भी हो सकता है। खांसने या छींकने के दौरान मुंह को रुमाल से ढक कर रखना तथा उसके बाद हाथ को साबुन धोना। जैसा छींक आ रहा है तो आप उसको रुमाल से ढक लीजिए अच्छे तरीके से। ढकने के बाद क्या कीजिए, आप उसको रुमाल के रखिए मत। रुमाल को ऐसे रखने के इन द सेंस को उसको पहले ले जाकर दूसरी जगह कहीं बाहर धूप में कहीं रख दीजिए। रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाके पहले अपना हाथ धुलिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बाहर से आए हो और आप छींक रहे हो, किसी का वायरस आपके हाथ में लग गया हो, तो दूसरे कुछ सामान को आप छू रहे हैं। अगर मान लिया हम बोर्ड को छू रहे हैं, मेरा भाई या जो भी कोई भी आके, एक टीचर हैं आप बगल में बैठे हो, तो वो अगर आके ये इसको टच कर रहे हैं तो वो वायरस उनके अंदर घुस जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। और उसके बाद हाथ को साबुन से धुलते रहना चाहिए हमेशा, हर घंटे। आप ऐसे समझिएगा कि आप साबुन का प्रयोग हमेशा करते रहें। अब बात करते हैं कोविड-19 बीमारी का प्रसार कैसे होता है। प्रसार पहला देखिएगा, संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आना। कोई संक्रमित व्यक्ति अगर हमको छू लिया तो समझ लीजिए मैं ग्रसित हो गया। या प्रत्यक्ष का मतलब उससे किसी भी रूप का मतलब, अगर हम पेन यहाँ पे ये मार्कर है, मार्कर रख के चले जा रहे हैं, कोई अगर आके टीचर यहाँ पे छू लिया तो ये प्रत्यक्ष रूप हो गया, किसी न किसी बहाने वो हमको छुआ ना। इसका मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अगर प्रत्यक्ष लिखा है लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के संपर्क में आने पर वह बीमारी फैल सकती है। अब बात करते हैं संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूकर अपने आँख, नाक, कान, मुंह को छूना। वही बात यह है, रखा हुआ था, कोई आया छू लिया और उसका फिर अपने कान को, आँख को, नाक को, मुंह को छू रहे हैं तो वो हम ग्रसित हो जाएंगे। या जैसे मान लिया हम लिफ्ट पे जा रहे थे, लिफ्ट का की दबाया, बटन दबाया और उसके बाद फिर हम ऊपर चले आए, पता चला कोई आदमी पहले से ही उस लिफ्ट को दबाया हुआ था, बटन को दबाया हुआ था,
उसमें कम से कम 4 से 6 घंटा या 8 घंटा तक वो वायरस वहाँ पर राउंड करता रहता है, एक्टिव रहता है, और हमने छुआ जैसे मेरे हाथ पे लग गया। अब पता चला हम आँख, नाक, कान, मुँह को छुएंगे तो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से निकली बूंदों का हवा में फैलना, यानी संक्रमित व्यक्ति क्या करेगा, छींक कर हट गया, अब पता चला हम लोग पास से जा रहा है, अगर रुमाल या मास्क नहीं लगाए चेहरे पर तो क्या होगा ये कि वो धीरे धीरे यार फैलते 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 क्या ब्रॉड एरिया में जाएगा, और जैसे हमारे संपर्क में आएगा हम ऑक्सीजन लेने के चक्कर में उसको ले लेंगे तो तुरंत हमें ग्रसित कर देगा। ठीक है, आइए बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी कोविड-19 को जो भारत में जो बिहाफ से देखा जाए तो क्या किया गया इसमें। देखिए 11 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 यानी एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को लागू किया। 11 मार्च डेट याद रखिएगा, भारत में 11 मार्च, ये ज़रूर डेट याद रखिएगा दोस्तों। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग फेस करने वाले हैं एग्ज़ाम, आप लोग एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 11 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया मामला। पहले तो ये लगा कि नहीं अब खत्म हो जाएगा, छोटा सा मतलब कहीं के निकला है, लग रहा है विदेश से आए होंगे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे जैसे मामला बढ़ता गया तो 11 मार्च के हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि महामारी अधिनियम 1897 में एक अधिनियम पारित किया गया, एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें ये महामारी का उल्लेख किया गया। क्या उल्लेख किया गया हम उसके बाद में वर्णन करते हैं। यानी भारत में अभी हाल में पूछेगा प्रश्न ऐसे, भारत में अभी हाल में महामारी अधिनियम कब लागू किया गया, तो 11 मार्च 2020 को, किसके द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं महामारी अधिनियम 1897 क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी महामारी को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। भाई अधिनियम बनाया ही इसीलिए जाता है, एक कानून बनाया जाता है जिसके तहत उसका प्रावधान किया जाता है। इस अधिनियम में कुल मिलाकर 4 धाराएं हैं, यह सबसे छोटा अधिनियम होगा, यह है संभवतः। कहने का मतलब यह है कि एक अधिनियम बनाया गया, इसमें 4 धारा है, यानी इस धारा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि ये सबसे छोटा अधिनियम है, ये सबसे छोटा अधिनियम है। क्या है ये अधिनियम, क्या है ये धारा, अब बात करते हैं। इसमें 4 धाराएं हैं, 4 धारा के बारे में जानते हैं। पहला धारा क्या है, इस अधिनियम का नाम महामारी अधिनियम 1897 है, ये बताया गया है धारा 1 में। इस अधिनियम का नाम महामारी अधिनियम 1897 है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होगा। जब यह अधिनियम लागू होगा तो पूरे भारत में लागू होगा, ऐसा नहीं कोई राज्य कहता है कि हम नहीं लागू करेंगे, कोई राज्य कहता है हम नहीं लागू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में भी नीचे दिया हुआ है, क्या दिया है हम बताते हैं आगे, पहले समझ लीजिएगा पहला अधिनियम क्या है। अधिनियम के बारे में भी जानते रहिएगा, क्योंकि आप संविधान के रक्षक मतलब संविधान के पढ़ने वाले हैं, और संविधान के पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, आगे चल के किसी पोस्ट पे जाएंगे, तो इस वजह से संविधान से रिलेटेड भी इसमें प्रश्न आ सकता है। आपको वो अनुच्छेद न करके यही धारा पूछ लेगा तो क्या करेंगे, इसलिए 4 धारा है, ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा धारा क्या है, महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार को विनियम और विशेष उपाय करने की शक्ति। दोस्तों महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार तो नियम बनाएगा, लेकिन उस नियम पर एक नियम अगर बनाना चाहे तो राज्य सरकार बना सकता है, उसको शक्ति दी गई है। किसको, राज्य सरकार को। इसीलिए ना, जैसे मान लिया अगर मोदी जी ने कह दिया कि नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि नहीं भाई देखिए अब लॉकडाउन जो है हम इतने दिन के लिए खोल लें, लेकिन अगर राज्य सरकार देख रही है कि हमारे यहाँ की स्थिति गड़बड़ है तो राज्य सरकार उनसे रिक्वेस्ट करके ये कह सकती है कि सर हम थोड़ा दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप उसको मत करिए, वो बिल्कुल कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये खतरा है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए, आप उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं डेट तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। धारा 2 का ए में क्या कहा गया, केंद्र सरकार की शक्तियाँ। इसका मतलब है कि इस अधिनियम में केंद्र सरकार की शक्तियाँ सर्वोपरि होगा। अगर केंद्र सरकार कह रहा है कि नहीं अब इसको लागू करना है, कोई सरकार कहेगा नहीं हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चाहे तो कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती है, ये मतलब है। धारा 3 में क्या कह रहा है, यानी 2 में 2 है, 2 है और 2 का ए है। तीसरा क्या है, इस अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश या विनियम का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। इस अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश, यानी इस अधिनियम में जो भी आदेश जारी किए जाएंगे, जैसे कभी डीएम साहब हमारे ऑर्डर कर दिए हैं तो या फिर कहीं राज्य सरकार ऑर्डर कर दिया, तो ये एक अधिनियम, यह अधिनियम के यानी धारा माना जा रहा है। इसका उल्लंघन करने पर क्या किया जाएगा, देखिएगा। विनियम का मतलब जो केंद्र सरकार बनाया उसके बाद एक नियम बनाया कौन, सरकार ने, उसका उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा, और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जा सकती है।
मतलब समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सरकार उसमें क्या करने जा रही है कि आदेश अगर विनिमय आपको इसको उल्लंघन करते हैं तो क्या करेगा, आईपीसी की धारा 188 के तहत आपको सजा दी जा सकती है। धारा 4 के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? धारा 4 में यह कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की मूल भावना का अनुसरण करते हुए किसी महामारी को रोकने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के जारी होने पर, लागू होने पर, अगर उसकी मूल भावना का अनुसरण करते हुए वो सोच रहा है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इस महामारी को ख़त्म किया जा सके, जैसे इस समय क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी ये हमारे पिलर हैं, इनका सम्मान कीजिए और इनके भावनाओं को कद्र कीजिए और इनको कहीं भी देखिए तो ऐसा नहीं कि अब वो एम्बुलेंस जा रही तो आप उसको रोक दीजिए गाड़ी से, नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि इस समय हमारे यही पिलर माने जाते हैं। क्योंकि पुलिस बेचारा है वो क्या कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं हम लोगों की। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जान पे खेल कर हम लोगों की रक्षा कर बचा रहे हैं। कई डॉक्टर बेचारे जान से हाथ धो बैठे, चाहे तो वो कह सकते हैं कि नहीं सर, जैसे सब लोग अपने अपने घर बैठे हैं हम भी बैठेंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका काम है लोगों की जान बचाना और वो भली भांति ये काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि सफाई कर्मी क्या कर रहा है बेचारा, अगर सफाई कर्मी सफाई नहीं करेगा तो नाले जो जाम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये महामारी और फैलने का डर रहेगा। इस वजह से वो लोग भी अपना बखूबी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आएगा, मैंने इसके बारे में विवरण दे दिया। अभी जो मेन प्रश्न आएगा वो किससे आएगा कि भारत में लॉकडाउन पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा, चौथी बार कब लगा, पांचवी बार कब लगा, इसके बारे में विवरण दिया जाएगा आपको। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम पूरी विधिवत आपको बताएंगे। और दोस्तों अगले वीडियो हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी सरकारें, यानी किस राज्य की सरकारें कौन कौन से नए नए एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं और कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की है जिसके तहत लोगों की सुविधा मिल सके, जिसके तहत लोग इस बीमारी से बच सकें। तो प्लीज़ हमारे अगले वीडियो यानी पार्ट 2 कोरोना वायरस पार्ट 2 को आप ज़रूर अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।